रोकने के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक सबको वैक्सीन लग जाए। अभी तक कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक दी जा रही है और दोनों एक ही वैक्सीन की डोज लगती हैं। लेकिन आईसीएमआर ने एक स्टडी की है जिसमें एक व्यक्ति को 2 अलग-अलग वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके बाद जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। मान लीजिए पहली डोज कोविशील्ड की दी गई और दूसरी डोज कोवैक्सीन की। इसके बाद जांच में यह पता चला कि मिक्स वैक्सीन की क्षमता बहुत ज्यादा है और किसी भी शख्स पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। भारत में अब सिंगल डोज वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन सी वैक्सीन ली जाए, किस वैक्सीन का कितना असर है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देहरादून के श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर तनुज भाटिया जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ हैं। मेट्रो हॉस्पिटल से वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघना फड़के भी जुड़ चुकी हैं और एम्स से इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर एनके गांगुली भी हैं, आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनके गांगुली, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। सर, ये तो कमाल हो गया, मतलब सबसे ज्यादा असरदार कोरोना के हर वेरिएंट पर और इम्यूनिटी भी ज्यादा। डॉक्टर गांगुली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नीरज निश्चल, कैसे देख रहे हैं इस स्टडी को? ये एक प्लान स्टडी नहीं है। ये कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पे कुछ कंफ्यूजन के चलते ये मिक्स एंड मैच हुआ वैक्सीन का। और उसका जो इन्होंने रिजल्ट एनालाइज किया है वो उन्होंने एक अभी नॉन पीयर रिव्यूड अभी ये पब्लिकेशन है, ये पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ऐसे स्टडीज ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में चल रहे हैं, स्पेशली जर्मनी में, जहाँ पे कोविशील्ड को मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के साथ मिक्स एंड मैच करके देखा जा रहा है, जहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा से थी कि अगर इनको मिक्स किया जाए तो ये अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। बट अगेन ये प्लान स्टडी नहीं है। ये जो डेटा जनरेट हुआ है वो जो इस तरह के कोई कंफ्यूजन में जो केसेस आए थे उसके बेसिस पे है। बट ऑफ कोर्स इट्स एक प्रॉमिसिंग मैं कहूंगा रिजल्ट है और इसको फर्दर कंसोलिडेट करने की जरूरत है। डॉक्टर मेघना फड़के, क्योंकि मैं इसलिए कमाल का असर जानने की कोशिश कर रही हूं और आप बताइएगा भी कि स्टडी जो हुई है वो कितनी कारगर है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये जो स्टडी हुई है ये कहा जा रहा है कि कोरोना के हर वेरिएंट, चाहे अल्फा की बात हो, बीटा की बात हो या फिर डेल्टा की बात हो, सब पर इसका बेहतर असर हुआ है। सबके खिलाफ इम्यूनोजेनिसिटी प्रोफाइल भी काफी बेहतर मिली है, एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी काफी बेहतर मिली है। तो क्या ये बाकी वैक्सीन के मुकाबले बेहतर है? मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि अभी जैसे कि मेरे डॉक्टर नरेश ने भी ये कहा, देखिए ये विचारधारा या ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम से है। आई थिंक HIV के वैक्सीन के ऊपर कोई रिसर्च चल रहा था उस टाइम पे भी। ये हेटेरोलॉगस प्राइम एंड बूस्ट, मतलब अलग अलग मिक्सिंग वैक्सीन का इफेक्ट, ताकि हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी, इन दोनों को बैक टू बैक अलग अलग तरीके से इंड्यूस करके देखें कि हमें एक पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर इन्फेक्टिंग एजेंट है उसके सारे ही बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट को इम्यूनिटी मिलती है क्या। तो इस पे जितनी भी स्टडीज हुई हैं, यूके, जर्मन या स्पेन की भी स्टडी हुई है, इन सब में डेफिनेटली उनको अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स मिला है। स्पेन की स्टडी में बताया गया है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज में भी उनको अच्छा खासा नंबर ऑफ टाइम्स में रिस्पॉन्स मिला है। तो ये डेफिनेटली आपको एक हेल्प देता है और एक फ्यूचर आशा जताता है, बिकॉज ये पैंडेमिक में वेव्स जो आ रही हैं और वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, इनका काफी भारी नुकसान अभी, जैसे हम यूएस में भी देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो डेल्टा वेरिएंट अभी अप्रैल में दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अर्थात ये हेटेरोलॉगस प्राइम एंड बूस्ट या मिक्सिंग है, उसमें वैक्सीन की जो गैप या वेट है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। सीरो कन्वर्जन हो सकता है थोड़ा प्रॉमिसिंग मिले। डेफिनेटली काफी वेरिएंट्स के अगेंस्ट हमें मिल सकती हैं जो प्रोटेक्शन है। इसके अलावा हर वैक्सीन की टेक्निक अलग होती है। जैसे कोविशील्ड है वो वेक्टर वैक्सीन है, तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब हम रिपीटेड डोजेस में देते हैं तो जो वेक्टर, फॉर एग्जांपल जो एडिनो वायरस वेक्टर इन्होंने यूज किया है, उसके अगेंस्ट अगर किसी की इम्यूनिटी बन गई तो हो सकता है रिपीटेड डोजेस में ये इतना इफेक्ट ना करे।
तो इसी वजह से ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बताई जाती है। और जैसा कि उन्होंने मेंशन किया, बाय चांस ये मिक्सिंग हो गया है तो उसके आगे ये रिजल्ट निकला है। डॉक्टर तनुज भाटिया, कैसे देख रहे हैं आप इस स्टडी को? हालांकि अनजाने में लगा दी गई थी उन लोगों को, उसके बाद उन पर स्टडी हुई, पता चला कि बेहतर परिणाम है। देखिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड, और ये जो स्टडी है, जैसे उन्होंने कहा, एक सेरेंडिपिटी थी, आकस्मिक लाभ हमें देखने को मिला, हम उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रापोलेट ना करें। ये बेसिकली स्टडी भी नहीं है, ये केवल एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कितने लोगों में? 18 लोगों में। तो जो सैंपल साइज है वो बहुत स्मॉल है। दूसरी बात, जो हमारा फॉलो अप है इन पेशेंट्स का, इन इंडिविजुअल्स का, मैं कहूंगा, सॉरी, पेशेंट नहीं, इंडिविजुअल्स का, केवल 60 to 70 डेज का है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पेशेंट्स का बेसलाइन सेरोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस हमें पता ही नहीं, वो तो गलती से लगाया गया है। तो आई थिंक इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, शायद उन्होंने एक ट्रायल की मंजूरी दी है सीएमसी वेल्लोर को, जिसमें 300 पेशेंट्स में ये टेस्ट होगा। तो सैंपल साइज 18 से 300 भी अच्छी चीज है, पर वी शुड एक्सेप्ट कि जितना भी हमारा एक्सेप्टेड डेटा है इस समय, वो 43,000, 30,000, 40,000 पेशेंट्स के डेटा पे एक्सेप्ट होता है। तो इट इज टू अर्ली टू से कि बहुत हैवी इम्यून रिस्पॉन्स है। हम लोगों को एफिकेसी, सेफ्टी, हर चीज का ध्यान रखना है। जहां तक फाइनल यही है कि सैंपल साइज इज टू स्मॉल टू एक्सेप्ट इट एज अ ग्रेट रिजल्ट। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर एनके गांगुली के पास सर मैं आना चाहूंगी। एनके गांगुली, अगर अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो सर, ये बताइए जरा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मई और जून में शायद ये ऑब्जर्वेशन हुआ है उन लोगों पर जिनको अनजाने में अलग अलग वैक्सीन लगा दी गई थी। ये स्टडी सर कैसे हुई है? क्या ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ही माना जाए? क्योंकि अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ज्यादा वक्त तक नहीं हुआ है ये, तो इसे स्टडी भी अभी हम कहेंगे तो बहुत जल्दबाजी होगी। ये एक्चुअली जो ये लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो सही था, इसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं लगाना चाहिए। 18 लोगों में ये जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ग्लोबली वैक्सीन मिक्सचर के काफी डाटा है, जैसे कोविशील्ड के, यूके में कोविशील्ड के साथ लगा है जो सेकेंड डोज है, क्योंकि वहां पर उस वक्त इनफ नहीं था, उन्होंने फाइजर लगाया हुआ। इस तरह से शुरुआत में एक्चुअली ये लगता था सेकेंड डोज कोई दूसरा वैक्सीन मिक्स करके, क्योंकि पहली वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी काफी तादाद में, इसलिए लगता था। और उसमें रिस्पॉन्सेज बूस्टर के ही आए हैं, कोई ऐसी चीज हमको नहीं सोचने थे कि उसमें बहुत जबरदस्त कोई रिस्पॉन्स आएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मिला है, जो जे जॉनसन के वैक्सीन को सिंगल डोज को मिला हुआ है, अब वो यूएसए और हर जगह पर उसमें एक सेकेंड डोज भी बूस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर बूस्टर न लगाए तब वो उतनी कारगर नहीं होगी। और जो सबसे अहम चीज है इस वक्त कि अगर हम अब जो फाइजर और मॉडर्ना ने जो स्टडीज की हुई है, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला हुआ यूएस एफडीए को कि 6 महीने में बूस्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन यूएसए ने कोई फैसला इसलिए नहीं लिया कि उसके यहाँ पर करीब 1/3 और कहीं कहीं पर आधे पॉपुलेशन ने वैक्सीन लिया ही नहीं है। तो बूस्टर की डोज बोलेंगे तो लोग घबरा जाएंगे और वैक्सीन नहीं लेंगे। लेकिन जर्मनी और यूरोप के कई देशों ने, इजराइल वगैरह ने बूस्टर देना शुरू कर दिया है, पर्टिकुलरली उनको जिनको की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जो कि 60 से ऊपर है, जिनमें की अच्छी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आती। तो इस तरह से हमको ग्लोबल स्टडीज देखनी चाहिए जो कि काफी बड़े बड़े पॉपुलेशंस में हो रही है, और उनसे हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो हम अभी इंडिया में हम बूस्टर की बात नहीं कर सकते। इंडिया ने बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है, करीब 500 कि कोवैक्सीन के बाद एक बूस्टर डोज भी लगेगी शायद।
मिलियन इंडिया में वैक्सीनेट हो गए हैं, वो अमेरिका से 1.5 गुने ज्यादा है हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, हमको पहुंचने में करीब 1-1.5 महीना और लगेगा, तब हमारे पास 2 वैक्सीन और अवेलेबल हो जाएंगे। और जिस रेट से जा रहे हैं तो हमको 2-1 महीना लगेगा। पर वैक्सीन बूस्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज कब तक रहती हैं, कब जाती हैं लार्जर पॉपुलेशन में, छोटे छोटे पॉपुलेशन में नहीं। और जो मिक्सचर है वो तभी किया जाता है जबकि कोई एक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मिक्सचर में हमको स्टडी करना पड़ता है कि दोनों वैक्सीन एक दूसरे से मेल खाते हैं कि नहीं, एक दूसरे को कोई अदर रिएक्शन तो नहीं होता है, एडवर्स रिएक्शन, तो उसके बाद ही दिया जाता है। लेकिन समझना चाह रहे हैं कि ये स्टडी इस पर कितना विश्वास किया जाए, और क्या ये अच्छी भी बात है, क्योंकि एक तरफ तो लोगों की हेजिटेंसी भी है, लोग अलग अलग वैक्सीन को लेकर के गलतफहमियां भी है, कोई कह रहा है कोविशील्ड हमको लगवानी, कोई कह रहा है कोवैक्सीन की एफिकेसी बहुत ज्यादा है, तो ये एक हेजिटेंसी भी दूर होगी अगर ये स्टडी ठीक है। तो अगर मिक्स डोज से काम चलता है तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी भी दूर होगी, उस पर भी सर हम बातचीत करेंगे। लेकिन समीर भाटी जरा बताइए, क्योंकि जो परिणाम मिक्स डोज वाली जो मिक्स वैक्सीन डोज वाली जो स्टडी सामने आई है उसमें दिखाई दे रहे हैं, वो बाकी वैक्सीन में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या, जो सिंगल वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है? समीर भाटी, मिक्स एंड मैच की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें देखना है कि सबसे पहले तो सेफ्टी, ठीक है, क्या ये सेफ है, इसका एफिकेसी डेटा, इसके बाद इंडिया में क्या इसको इंप्लीमेंट करने में कोई चैलेंज तो नहीं आएगा, इसके बाद इसमें सबसे हमारा मेन मोटिव होता है कि इसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम कवर कर पा रहे हैं, और वेरिएंट स्पेसिफिक की अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से सेकंड वेव आई थी, और अभी ज्यादातर देशों में वही जो है वेरिएंट चल रहा है। और इसके अलावा हमारा जो बूस्टर डोज ना लेने का भी एक वो है कि बूस्टर डोज भी अवॉइड हो सके, वो भी इससे रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। एंड इसका मोटिव है कि बेस्ट सूटेड क्या होगा हमारे लिए, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा चल रहा है 2 वैक्सीन के जरिए जो हमारी चल रही है वैक्सीन ड्राइव, या फिर हमारा इस तरह का मिक्स एंड मैच वाला हमारा पॉपुलेशन के लिए, लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए क्या बेस्ट सूटेड होगा। बट इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया, कि प्रॉपर एक सॉलिड बेस डेटाबेस हमें चाहिए होगा। हाँ, हालांकि जो आपने बात की अभी कि इससे जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, डेफिनेटली वो थोड़ा उसमें फर्क पड़ेगा कि कुछ लोग ये लगवाना चाहते हैं, कुछ वो, और दूसरा जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन का है उसमें भी इसमें सुधार आएगा। बट एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से ICMR ने इसमें बताया है, इम्यूनोजेनिसिटी इसमें हासिल हुई है कि इसका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है। पर जैसा भी एक हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि सीरोलॉजिकल डेटा जो बेस लाइन उन लोगों का, मतलब उनके अंदर एंटीबॉडीज उनके ब्लड में प्रीवियस वैक्सीन से क्या थी, वो सब डेटा भी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इसलिए हमें लार्जर पूल साइज चाहिए इस स्टडीज को फर्दर हमें आगे ले जाने के लिए। एंड एक चीज इसके अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी इस तरह की चीजों में रहते हैं फर्दर, की कुछ वैक्सीन है आपकी WHO से लिस्टेड है और कुछ आपकी नहीं है। हम भी अगर भारत की 2 वैक्सीन की बात करें कि कोविशील्ड जिस तरह से है और कोवैक्सीन के लिए अभी चल रही है बात, हाँ, तो वो सब देखना जरूरी है। हाँ, पर ये ग्लोबल अगर हम करें ना पॉपुलेशन में कि पूरा वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें इस तरह की पॉलिसी जो मिक्सिंग एंड मैच की पॉलिसी है वो काफी कारगर रहती है। डेटा नहीं है उतना कि इसको पूरी तरीके से ये कहा जाए कि हाँ मंजूर किया जा सकता है। डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं आपके पास है, डेटा भले ही नहीं है लेकिन सर इम्यून रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है ना? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जैसे अभी एक प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया था कि एक हमेशा मन में डाउट रहता है कि जो ये वैक्सीन है, स्पेशली जो एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा कॉमनली इन्फेक्शन ये हमारे पॉपुलेशन में पाया जा सकता है। तो इसके चलते अगर दूसरा डोज अगर सेम वैक्सीन का लगाएं तो ये वेक्टर के अगेंस्ट एक्चुअली एंटीबॉडी हमारे शरीर में ज्यादा होने के चलते एफिकेसी कम भी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह का अगर हम स्ट्रेटेजी अपनाएं कि एक प्लेटफॉर्म का वैक्सीन और दूसरे प्लेटफॉर्म का वैक्सीन हो और सेम डिजीज के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कम होगा। बट किसी भी चीज को एक लार्ज स्केल में, जैसे कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और बाकी चीजों की, एक अप्रूव्ड है, एक अप्रूव्ड नहीं है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए,
तो ये सब इश्यूज को डील करके ही हमें फिर आगे जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स बिना पर ये तो सब बात की बात है ना, पहले ये तो पता चले कि ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ है क्या ये सही दिशा में जा रहा है? ये बिल्कुल, ये वही हम बात कर रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ऑलरेडी, जो स्पेशली जो जर्मनी की मैंने बात की, जहाँ पे कोविशील्ड और जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो वहां पे यूज हो रहे हैं, उनका जो डेटा उन्होंने अभी शो किया उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। सेम वे जो हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको भी मैच करने पे हम यही एंटिसिपेट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो स्लाइटली डिफरेंट है, जो प्लेटफॉर्म है वो स्लाइटली डिफरेंट है, तो एक दूसरे को वो सिनर्जिस्टिक वे में हेल्प कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। बट अगेन इन 18 पेशेंट्स में क्या वो पहले इन्फेक्टेड थे, उसके बाद वैक्सीन लिया या क्या हुआ, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 18 पेशेंट के बेसिस पे हम ओवरऑल हम अपना आउटकम नहीं रख सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। डॉक्टर मेघना फरके, क्योंकि ठीक है सैंपल छोटा था, डेटा कंप्लीट, सर मैं काउंटर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ताकि ये तमाम चीजें दर्शकों को भी समझ में आए कि क्या वाकई इस स्टडी से हमको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेघना फरके, क्योंकि वायरस भी तो 1.5 साल पुराना ही है ना, और वैक्सीन भी ज्यादा पुरानी कहाँ है? देखिए, बात आप ठीक कह रहे हैं, बट ऐसा है कि आइडिया है, संकल्पना है, उसको एक अच्छा खासा बेसिस भी चाहिए। तो मैं सर से एग्री करूंगी कि 18 इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं, एक प्लान स्टडी हो इंडियन पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन भी चीजें अलग चेंज होती हैं, एंड उसके बाद उसका जो भी आउटकम हो उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, ताकि ग्लोबली या इवन इंडियन लेवल पे वैक्सीन स्ट्रैटेजी, वैक्सीन शॉर्टेज होती है तो उसका इस चीज में इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे बच्चों में वैक्सीन है नहीं, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं डेफिनेटली इस बारे में बात करूंगी। अब वैक्सीन आने वाली है, कोवैक्सीन की स्टडीज चल रही हैं, तो बच्चों की भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। अब सपोज बच्चे ही हमारे इसमें अराउंड 300 to 700 मिलियन, सॉरी 300 to 400 मिलियन हम अगर चिल्ड्रन कंसिडर करें अंडर 18 एज ग्रुप, तो उनके डबल शॉट्स, मतलब उतना मिलियन आपके पास वैक्सीन डोसेज भी चाहिए। तो सपोज अगर हमें दोबारा उतना एक टाइम पीरियड में नहीं कवर कर पाए, तो ये मिक्सिंग स्टडी है, अगर प्लान स्टडी हो जिसको हम यूज कर सकें, तो इट कैन बी यूजफुल दैट स्ट्रैटेजी इन दैट सेंस। डॉक्टर तनुज भाटिया, मैं सर वही समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि डेटा तो अभी हर जगह ही चाहिए ना। वैक्सीन भी ज्यादा पुरानी नहीं है, वायरस खुद पुराना नहीं है, लगातार नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। फिर जो वैक्सीन हमारे पास है उसकी एफिकेसी को लेकर भी ये उठ रहा है सवाल कि भाई क्या ये फला वेरिएंट पर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्स देगी कि नहीं देगी? हाँ जी, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, पर मैं फिर से एक और बात कहूंगा, ये स्टडी नहीं है, ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। सेकेंड बात, इन जनरल एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि कोवैक्सीन माइट बी इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। हमें वो फैक्ट को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी थॉट प्रोसेस में। अभी तक जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ या जो आप डबल वॉर कह रहे हो, वो फाइजर की वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका का सेकेंड शॉट का कॉम्बिनेशन देखा गया है। ओके, तो आई थिंक हमारे को इसमें कोवैक्सीन को ऐड करके ट्रायल प्लान करना चाहिए। फाइजर प्लस कोवैक्सीन माइट बी अ गुड ऑल्टरनेटिव, एज गुड और बेटर और वर्स वो तो हमें नहीं पता। हम अभी तो डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोवैक्सीन फर्स्ट और सेकेंड शॉट कोविशील्ड। मैं इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ, व्हाई नॉट ऑल्सो स्टडी फाइजर फॉलोड बाय कोवैक्सीन। ओके, तो हमारा ट्रायल इतना नैरो माइंड वो नहीं होना चाहिए। आपका बातों से मेरे को एक चीज समझ में आई कि आप कहना चाह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास जो वैक्सीन शॉर्टेज है उसमें हमारे पास कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहीं पे कॉशन करना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। कभी भी हम कोई स्टडी प्लान करते हैं, हम उसके आउटकम को एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। ये हमारी बायस का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो इस डायरेक्शन में हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि वैक्सीन शॉर्टेज को हेल्प मिलेगी। पहले हम स्टडी को ऑनेस्टली कंडक्ट कराएं और उसके मल्टीपल आर्म्स रखें, नॉट जस्ट कोवैक्सीन फॉलोड बाय कोविशील्ड। इट शुड ऑल्सो बी मे बी अ mRNA वैक्सीन
followed by Covaxin. I mean to say Pfizer followed by Covaxin. उसके challenges हैं, जैसे एक और पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा बोला, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव challenges बहुत हैं। आप ये जो 18 पेशेंट्स में गलती से दिया गया, कैसे दिया गया? प्लान था उनको कुछ और देने का और कुछ और। आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप कम्युनिटी पे निकालिए और देखिए उससे कितने अल्टरनेट हमारे पास हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। So I think so it is too early to decide. It should be a matter of discussion in research forums. और अभी के लिए इस ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, इसको सिर्फ एक ये देखा जाए। हो सकता है, देखिए सेरेंडिपिटी क्या होती है, हमें पास में भी ऐसा हुआ है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज इन मेडिसिन वो था पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का मिलना। वो सेरेंडिपिटी थी, वो एक आकस्मिक लाभ था जो कोइंसिडेंटली देखा गया और वो एंटीबायोटिक के रूप में मिलता गया। तो इसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। 300 पेशेंट का ट्रायल का डेटा देखते हैं, फिर और बड़ा ट्रायल प्लान करते हैं और मल्टीपल आर्म्स प्लान करते हैं, एंड देन वी शुड थिंक अहेड। डॉक्टर एन.के. गांगुली, हालांकि WHO की तरफ से भी वही बात कही जो डॉक्टर तनुज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खतरनाक ट्रेंड है, पता नहीं क्या रिजल्ट आगे सामने आ सकते हैं। आप भी कह रहे हैं कि छोटा सैंपल है, डेटा उतना अवेलेबल नहीं है, तो सर किस तरीके का ट्रायल प्लान होना चाहिए? एक्चुअली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 सब्जेक्ट्स में जहाँ की बेसलाइन भी नहीं है, जहाँ पर कि ठीक से स्टडी भी प्लान नहीं है, उसको अखबार में डाल देना, क्योंकि इससे लोगों में तरह तरह की भ्रम पैदा होती है। हाँ। ये जो वैक्सीन मिक्सिंग है, ये उस जमाने में उसलिए किया जाता है, और इंडिया में ऑलरेडी स्टडी इन्होंने इनिशिएट की हुई है। इंडिया में ये स्टडी हो रही है वैक्सीन मिक्सिंग की, क्योंकि अक्सर एक वैक्सीन शॉर्टेज हो जाती है, बट उसको दूसरा डोज मिलना होता है, वो मगर मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए इंडिया ने ऑलरेडी जो वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडीज है वो चलाई हुई है। और वर्ल्ड में भी जो एस्ट्राजेनेका फाइजर का जो यूके में हुआ था, वो वाला भी इसलिए हुआ था कि एस्ट्राजेनेका की एनफ वैक्सीन नहीं थी, और जिनको एक डोज दिया था उनको दूसरा एक डोज और मिलना था, क्योंकि ये देखा गया है कि जब तक आप 2 डोज नहीं दें प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो जब भी वैक्सीन होते हैं, इंडिया में भी पहले रोटा वायरस पे, दूसरे वैक्सीन पे ये वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी करने के बाद फिर करते हैं। तो सर इसलिए करते हैं कि एक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती कि उसको सारे इंडिया में किया जाए, तो उसके लिए एक सेकेंड वैक्सीन की जरूरत होती है। सो मिक्स्ड वैक्सीन के डाटा काफी अवेलेबल है ऑलरेडी ग्लोबली, और बट इसके लिए जो बोला गया कि वी नीड टू नो कि ये सेफ है कि नहीं। कई वैक्सीन एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं। एक चाइनीज वैक्सीन और साइनोवैक है, उसमें दोनों है, जो जॉनसन जॉनसन का एडिनो 26 है और एडिनो 5 भी है, जो कि उसमें है, वैक्सीन में है, तो जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन में है। तो इस तरीके से ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर कोई वैक्सीन का प्लेटफॉर्म चेंज किया जाता है इसलिए कि भाई हमने एडिनो वायरस का दे दिया और एडिनो वायरस एंटीबॉडीज काफी पॉपुलेशन में हो गई, तो अगले टाइम हम नहीं दे सकते, तो हम एक दूसरा वैक्सीन दे सकते हैं। बट इन सब के लिए हमको, जिससे कि लोगों में भ्रम न पैदा हो, लोगों में वैक्सीन में कॉन्फिडेंस रहे, हमको पूरी अच्छी तरह से स्टडी करके फिर निष्कर्ष पे आना चाहिए। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड ओवर काफी डाटा है वैक्सीन मिक्स करने की। उन डाटा को, वो डाटा अवेलेबल है, वो डाटा पब्लिश्ड है, और उनमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ है। एस्ट्राजेनेका फाइजर का हुआ है, फाइजर मॉडर्ना का हुआ है। इस तरीके से काफी स्टडीज अवेलेबल है, पब्लिश लिटरेचर में है। हमें उनको स्टडी करके कोई प्रॉपर निष्कर्ष में आना चाहिए। ये जो स्टडी है ये एक एक्सीडेंटल स्टडी है, इसको इमीडिएटली बिना पूरा स्टडी के, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मिक्सचर की स्टडी चल रही है, तो वो जो उसका डाटा तो लोगों ने नहीं निकाल दिया एकदम से 18 करके 20 करके कि ये डाटा डाल दो पब्लिकेशन में। पूरी स्टडी के पूरे होने के बाद उसका कोड डिसाइफर करने के बाद होता है। और ये जो है, ये 18 में कितने उम्र के लोग हैं,
इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, एथनिसिटी का डाइवर्सिटी नहीं है। एकदम से उसमें हम अगर ये निष्कर्ष में आ जाए कि इससे स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी हो रही है, ये बहुत ही गलत चीज है। ऐसी चीज को हमको ठीक है, हमने नोट कर लिया, ये आया तो वी हैव नोटेड इट, बट अनटिल अनलेस एक लार्जर स्टडी हो, ठीक से प्लान स्टडी हो, डिफरेंट एज ग्रुप्स हो, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हो, डिफरेंट बेसलाइंस हो, हमको इसमें कोई निष्कर्ष में अभी नहीं आना चाहिए। डॉक्टर एन के गांगुली कह रहे हैं, डॉक्टर समीर भाटी, एक्सीडेंटल स्टडी है ये, फिर एक कंप्लीट स्टडी के लिए क्या होना चाहिए, कितने डेटा की जरूरत होगी? जी डॉक्टर हो रही है क्या, इंडिया में हो रही है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल ये अभी ऑलरेडी जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी बोल दिया गया, स्टडीज चल रही है वहां पे भी, उसका डेटा भी अभी अवेटेड है। और जैसा अभी डॉक्टर गांगुली ने भी बताया कि वर्ल्ड वाइड कुछ इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडीज हो चुकी है, जिनके अंदर कुछ स्टडीज है जो इसको सपोर्ट करती है, जिसमें स्पुतनिक एंड एस्ट्राजेनिका की जो स्टडी हुई थी उसके अंदर वही देखा गया कि कोई इस तरह का सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। और इसके अलावा जो वॉलंटियर्स थे उनके अंदर जो है इम्यूनोजेनिसिटी भी काफी अच्छी देखी गई। इसके अलावा जो साउथ कोरिया के अंदर एक स्टडी हुई थी वो एस्ट्राजेनिका एंड फाइजर के ऊपर हुई है, जिसमें अच्छी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, इवन उन्होंने 6 टाइम्स जो है सेकेंड डोज के बाद इसमें पाया गया कि एंटीबॉडीज काफी अच्छी डेवलप हुई है। इसके अलावा जो यूके में स्टडीज हुई है उसके अंदर इसके अंदर टी सेल्स रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर के ऊपर। इसके अलावा भी कुछ और स्टडीज हो चुकी है इटली के अंदर फाइजर एंड मॉडर्ना के ऊपर, जिनके अंदर अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी मिली है। नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका एंड mRNA वैक्सीन के ऊपर स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी। स्पेन एंड स्वीडन के अंदर स्टडी हो चुकी है एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर के ऊपर। तो स्टडीज वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हुई है जो इस चीज को सपोर्ट कर रही है डेफिनेटली, बट अभी कहीं पर भी इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। इवन CDC वगैरह और भी जितने भी हमारे जो अदर इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने किसी ने भी इसको अभी फाइनली अप्रूवल नहीं दिया है। डॉक्टर नीरज, तो फिर ये अच्छा रिस्पांस कैसे मिल रहा है, इम्यून का अच्छा रिस्पांस कैसे? नहीं, आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आई। सर मैं कह रही हूँ जो रिजल्ट सामने आया है, एक अच्छा रिस्पांस मिला है इस मिक्स वैक्सीन वाली डोज से, फिर ये कैसे सर? नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये एंटिसिपेटेड नहीं है। थियोरेटिकली ये काफी प्लॉजिबल है और ऐसा मैक्सिमम जो भी वैक्सीन रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। लेकिन सिर्फ हमारा, जैसे डॉक्टर गांगुली ने बहुत क्लियरली कहा कि ऐसे छोटे स्टडीज को अगर हम इतना ज्यादा पब्लिसाइज करें तो एक मन में जो लोगों के बीच में जो ऑलरेडी वैक्सीन को लेके इतने ढेर सारे कंफ्यूजन है, ये मिक्स जो ये पिक एंड चूज की टेंडेंसी है, ये इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि हम बहुत क्लियर है कि किसी भी कंट्री में ऑफिशियली ये मिक्स एंड मैच पॉलिसी नहीं है, तो इंडिया इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा जब तक कि हम बहुत क्लियर नहीं होंगे कि इसका क्या बेनिफिट है, ओवरऑल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। जब तक इसका क्लियर कट हमारे पास एविडेंस नहीं होगा, आई थिंक कि जो पॉलिसी अभी तक हमारे वैक्सीनेशन पॉलिसी में है कि सेम वैक्सीन का डोज लगाना है, चाहे वो कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन फॉलो अप हो, कोविशील्ड है तो कोविशील्ड फॉलो अप हो, जब तक कि हमें बहुत क्लैरिटी नहीं हो जाए कि इसका क्या बेनिफिट हो रहा है प्रोग्राम वाइज और फाइनल जो इम्यून रिस्पांस जो इस वैक्सीन जो प्रोटेक्शन दे रहा है इस कोविड-19 के अगेंस्ट, उसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। जी ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है वो कितनी असरदार है और किस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी ज्यादा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। स्मॉल सैंपल था, एक बड़ी स्टडी की जरूरत है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सर, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन आई है वो कितनी कारगर है, क्योंकि अब तो कई सारी वैक्सीन आ गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज ही कारगर होगी। डॉक्टर एन के गांगुली। ये सवाल आपने हमसे पूछा है, तो जी डॉक्टर गांगुली मैं जवाब दे सकता हूँ। जी सर बोलिए। डॉक्टर गांगुली आवाज मिल रही है आपको? ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये सवाल अगर आप जी सर मैं आप ही से पूछ रही हूँ क्योंकि अब तो बहुत सारी वैक्सीन आ गई ना। तो अब जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन आई है वो कितनी कारगर है? ये जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन तीसरी वैक्सीन है जो यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रूवल मिली है। वहाँ 3 ही वैक्सीन को अप्रूवल मिली, फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन।
जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज वैक्सीन काफी कारगर इसलिए सोचा गया क्योंकि जहां वैक्सीन हेजिटेंसी है वहां पर एक डोज देने से अगर कवर हो जाता है पॉपुलेशन, ये बहुत ही यूजफुल होगा। और हमारे लिए भी इंडिया में अगर हम एक सिंगल डोज वैक्सीन दे सके तो लॉजिस्टिकली हम काफी बड़े पॉपुलेशन को हम इम्यूनाइज कर लेंगे। लेकिन इसमें दो चीजें जो अभी उभर के आई हैं, क्योंकि अब ये काफी यूज हो चुका है और हम लोगों को पता चल रहा है कि कितनी देर तक इसकी इम्यूनिटी होती है। यूएस एफडीए के पास एक प्रपोजल अभी स्टडी में है, वो काफी टाइम लेते हैं किसी चीज को स्टडी करके बोलने के लिए कि इनको सेकेंड डोज लगना चाहिए, और सेकेंड डोज चाहे उसी वैक्सीन से लगे चाहे कोई दूसरे मिक्सचर वैक्सीन से लगे, तो ये चीज वहां पर सोची जा रही है। तीसरी चीज है कि इसमें एक लेवल क्लेम है जो कि इसके लेवल में इनकॉर्पोरेटेड है। वो ये है कि यंग महिलाओं को ये जो वैक्सीन है ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें जिनमें थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम है या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या कुछ दूसरे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको रिएक्शन हो सकता है, उनमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जब काफी बड़ी स्टडी में देखा गया कि ये काफी कम मात्रा में होता है, तो जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है उसके हिसाब से इसमें डरने की चीज नहीं है। लेकिन बहुत यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने ये तय किया है कि ये लेवल में इनको ये लिखना पड़ेगा, तो ये भारत में भी जब आएगी तो लेवल में ये लिखा हुआ रहेगा। और हमको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अगर हम महिलाओं को दे रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री, जो यंग महिलाओं को दे रहे हैं उनकी हिस्ट्री हमें थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। तो जो वैक्सीन सेंटर्स है वहां पर एक ऐसे पर्सन को रखना पड़ेगा जो कि इसको कर सकते हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि स्पुतनिक लाइट जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन जैसी ही है उसमें, बट थोड़ा सा फॉर्मुलेशन अलग है। वो भी शायद सिंगल डोज है ना सर? वो स्पुतनिक लाइट जो है पैनेशिया एज वेल एज रेड्डीज लैब बनाएगी और वो भी रिलीज करेगी। वो जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन है लेकिन फॉर्मुलेशन अलग है। जॉनसन एंड जॉनसन में कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जिससे कि वो काफी कारगर सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि काफी दुनिया में लग चुकी है। स्पुतनिक लाइट दुनिया में नहीं लगी है, तो मेरे लिए ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को हमें इम्यूनाइज करना है। और अगर हम अभी एक डोज लगा के वो कर लेते हैं तो हम शायद थर्ड वेव को हम अच्छी तरह से रोक सकें। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी हम सेकेंड इंजेक्शन लगा सकते हैं। डॉक्टर समीर पाटिल, लेकिन एनके गांगुली ने जो कई चीजें बताई कि उन सावधानियों पर ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पर अगर मंजूरी दी गई है तो क्या उन बातों का भी ध्यान रखा गया होगा? और अगर लगनी अब जब शुरू होगी जॉनसन एंड जॉनसन की ये सिंगल डोज, तो क्या वो सारी चीजों को भी रखना होगा सामने कि किसको लगानी है किसको नहीं लगानी? जी बिल्कुल, देखिए जिस भी तरह से कोई भी अप्रूवल मिलता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरा इस चीज को देख के ही अप्रूवल देती है। और इस वैक्सीन की एक खासियत है कि ऑलरेडी ये वैक्सीन रोल आउट हो चुकी है यूएस के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां ऑलरेडी ये लग रही है। और इसमें देखा गया है कि 2 हफ्ते के बाद भी ये मॉडरेट और सीवियर जो डिजीज है उनसे अच्छा प्रोटेक्शन देती है। और 4 हफ्ते के बाद तो जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है उसमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ नहीं देखी गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका डेल्टा वेरिएंट पर भी इसकी एफिकेसी देखी गई है। और जो अभी हमारा टारगेट है कि हमें दिसंबर तक 130 करोड़ जो है जनता को जो वैक्सीनेट करना है वो तभी पूरा हो पाएगा। और एक बात इसमें और भी है, लॉजिस्टिकली जैसा हम देख रहे हैं जो हार्ड टू रीच कम्युनिटी है और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर पहुंचना भी मुश्किल होता है काफी ज्यादा, हमारा आदिवासी एरिया और भी हमारे ऐसे एरियाज है जहां पर, तो वहां पर इसी तरह की वैक्सीन काम करेगी जहां पर हम उनको सिंगल डोज दे सके। और इसके बाद इसकी एफिकेसी और डेल्टा वेरिएंट वाली बात जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो हमें मतलब वो काफी एक अच्छी वेलकमिंग न्यूज है कि आगे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप करने के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन डॉक्टर तनुज, डॉक्टर गांगुली तो ये भी कह रहे हैं कि जहां भी अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वहां पे अब जरूरत पड़ रही है कि सिंगल डोज भी लगाई जाए, उस पर भी बातचीत हो रही है। हाँ जी, मतलब इस वैक्सीन के साथ सबसे स्पेशल चीज यही है कि इसको हम सिंगल डोज में एफिकेसी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट देख रहे हैं। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला कि सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन है
18 to 59 ईयर्स, यानी कि 60 ईयर्स से कम और 18 साल से ऊपर। डॉक्टर गांगुली, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, आ रही हूँ फौरन। जी डॉक्टर तनुज। हाँ जी, उस एज ग्रुप में थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का, क्योंकि ये सिंड्रोम केवल इसी वैक्सीन के साथ डिस्क्राइब है और किसी भी वैक्सीन के साथ डिस्क्राइब नहीं है। तो एक स्पेशल रिकमेंडेशन जो बाकी किसी वैक्सीन में नहीं है कि मे बी फॉर 10 days या 3 weeks आफ्टर दिस वैक्सीन इज गिवन, हमारे को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि कोई सिम्टम्स ऑफ कोई ब्लड क्लॉट या प्लेटलेट लो होने का पेशेंट में ना आए। ये वर्ड ऑफ कॉशन स्पेशली यंग और मिडिल एज फीमेल्स के लिए, क्योंकि ये जो एडवर्स इवेंट है उन्हीं में डिस्क्राइब है। ओके, तो सिर्फ एक यही चीज है जिसपे हमारे को फोकस करना है, इसलिए हमारे को एक पब्लिक लेवल पे बताना चाहिए। तब तो डॉक्टर, मैं टोक रही हूँ सर आपको, तब तो फिर ये सभी के लिए नहीं है अगर इतने इफ एंड बट्स हैं इसमें। जैसा मैं आई थिंक सो इसको पहले ही क्लियर कर लेते हैं। इवन जो मैंने 18 ईयर्स टू 49 या 50 ईयर्स तक विमेन की बात की है, उसमें भी जो ये एडवर्स इवेंट है बहुत कम है। इट इज 7 in 1 million जो डॉक्यूमेंटेड है। तो डेफिनेटली ये देखिए, हमारे यहाँ पेशेंट को चॉइस या इंडिविजुअल को चॉइस होनी चाहिए, खासकर अगर उसको कोई प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा। इस एज ग्रुप के कार्डियक पेशेंट्स को, एक खासकर विमेन को एक बार सोचना चाहिए, और खासकर अगर उनका प्लेटलेट काउंट लो होगा तो वो मे बी इसको स्किप करके कोई और चूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से इसको हमें हेजिटेंसी के रूप में नहीं लेके जाना। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में देखा गया है, दैट इट इज मोर एफिकेशियस इन एल्डरली पीपल। 14 दिन पोस्ट वैक्सीनेशन के 60 साल से ऊपर इसकी एफिकेसी 76% डॉक्यूमेंटेड है, एज कम्पेयर टू जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें 63%, मतलब 63 वर्सेस 76, मतलब एल्डरली में और अच्छी है। प्लस प्रैक्टिकल वैल्यू है कि सिर्फ सिंगल डोज देनी है। और जैसा सर ने पहले कहा, सिवियर या क्रिटिकल कोविड से 85% एफिकेसी है एक महीने पे, 28 डेज के बाद 85% एफिकेसी है। और मतलब इट हैज टू बी वेलकम, इट इज अ वेरी गुड चॉइस। सिर्फ यंग फीमेल्स और खासकर जिनको कोई प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है उनको थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। एक बेसलाइन प्लेटलेट टेस्ट करा सकते हैं, और अभी तो उसके लेवल पे आएगा। 10 बार सोचेंगे तब तो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बता दी, अब लोग सोचेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज जरूर है, लेकिन अगर इतने इफ एंड बट्स होंगे तो फिर क्या कहीं फिर से कोई कंफ्यूजन पैदा हो? सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, डॉक्टर गांगुली बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर गांगुली, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब जॉनसन एंड जॉनसन का काफी बड़ा डाटा है, और ये जो इसमें जो लेबल क्लेम है वो अब एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन में भी वही लेबल क्लेम उनको डालने के लिए यूरोप में बोला गया है। लेकिन जैसा अभी बतलाया गया कि ये काफी रेयर है, और जो बट इसलिए डालना पड़ा कि ये एक पर्टिकुलर उसमें क्लस्टर हुआ है जो भी एडवर्स रिएक्शंस आए हैं, तो नियमों के अनुसार ये डालना पड़ा है। बट लेकिन रिस्क बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है इनमें, तो इसलिए इसको हमको स्टडी करके देखनी पड़ेगी। एक और चीज जो कि शुरू में ये चीज नहीं आई थी कि ये डाटा तो आया हुआ था कि इसकी प्रोटेक्शन काफी अच्छी है, और ये और सारे वैक्सीन्स वेरिएंट्स के डेल्टा वेरिएंट से कुछ थोड़ा सा कम काम करते हैं लेकिन प्रोटेक्ट करते हैं। जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं वो कम होते हैं, और वो कोई भी उनमें मरता नहीं है या हॉस्पिटल में नहीं जाता। 99% प्रोटेक्शन होती है। कोई भी वैक्सीन दीजिए, सिर्फ यही वैक्सीन नहीं, कोई भी वैक्सीन दीजिए उसमें ये होता है। और जो ज्यादातर लोग जिनको ये इन्फेक्शन हो रहा है दुनिया भर में, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, या इवन इसराइल हो या रशिया हो, वो अनवैक्सीनेटेड लोगों को हो रहा है। सो अभी लोग बोलते हैं कि जो पैंडेमिक है वो अब अनवैक्सीनेटेड लोगों की पैंडेमिक है। 98-99% लोग जो है वो जो हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड है। एक और बड़ी चिंता की विषय है कि
जो फ्लोरिडा में जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स है वो सारे भर गए हैं, उनमें कोई बेड नहीं है। चिल्ड्रन में भी ये डेल्टा वेरिएंट करता है, तो हमें ये चिल्ड्रन के लिए भी ये कई वैक्सीन में अब काम हो चुका है, जॉनसन एंड जॉनसन में भी काम हो चुका है। तो अगर हम इसको यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बच्चों को भी परहैप्स हम कर सकेंगे। हमारे यहाँ पर जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी बच्चों में हो चुकी है, तो ये हम लोग की एक सुविधा होगी। मैं ये खत्म करना चाहूंगा अपना वक्तव्य ये बोलकर कि एक सिंगल डोज वैक्सीन अभी इंडिया को बहुत जरूरी है पॉपुलेशन के हिसाब से। हम लोगों को जो भी हम अगर 2 महीने हम किसी तरह से सेकेंड वेव ये जो कुछ स्टेट है जहां पर हो रही है वहां से दूसरे स्टेट में अगर हम रोक सके, तकरीबन 10 राज्य से रोक सके, तब ये हमारे लिए बहुत कारगर होगी, क्योंकि हमने बहुत बड़े पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में हम सक्षम हुए हैं। और अगर सिंगल डोज हमारे पास एनफ वैक्सीन आए, वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी हम वैक्सीन प्रोक्योर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारे पास एनफ वैक्सीन आए इसकी, और हम अगर इसको इम्यूनाइज कर सके लार्जर पॉपुलेशन को, हम 70-80% हमारे पॉपुलेशन को अगर नेक्स्ट 2 महीने में, क्योंकि 2-3 नए वैक्सीन अवेलेबल हुए, हम अगर कर सके तो हम जरूर हम सफलता पाएंगे कि फेज 3 जो है वो म्यूटेड होगा या दबा हुआ होगा। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी वैक्सीन हो वो जल्दी लगवाएं, कारगर है, चाहे वो कोई सा भी म्यूटेंट हो। जी, लेकिन तो जो बात ये लोगों को समझाना चाहिए। डॉक्टर गांगुली, लेकिन जो बात आप उठा रहे हैं, डॉक्टर नीरज मैं आपके पास आ रही हूँ, जो बात वो कह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन को स्पीड अप करना है, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, और अगर सिंगल डोज हमारे सामने होती है तो क्यों ना सबको सिंगल डोज लगा दी जाए, लेकिन फिर वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल एक बात बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी वैक्सीन रिलेटेड जो हम बात करें कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मैं ये बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि कोविड के चलते जो थ्रोम्बोटिक इवेंट होने के चांसेस है वो 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स मोर देन ये वैक्सीन रिलेटेड थ्रोम्बोसिस की जो हम बात कर रहे हैं। उसके पीछे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। तो ये कहना कि इन वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, आप पहले टेस्ट कराइए, इससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं, और ये वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाएगा। जो भी वैक्सीन रिलीज हुआ है वो काफी ध्यान में रखते हुए रिलीज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आउटराइटली आपको ऐसे ही वैक्सीन लगाने के लिए दे दिया। कोविड बीमारी खतरनाक है, सारे वैक्सीन जो भी है, जो भी साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, बहुत ही रेयर है। जो वो समझ लीजिए कि आप रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो उसी के बराबर ये चांसेस है। तो मैं कहूंगा कि उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। सिंगल डोज वैक्सीन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, स्पेशली जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो इधर से उधर ट्रेवल करते रहते हैं, चाहे वो लेबर वर्क हो या फिर इस तरह के लोग हो, उनमें आप एक वैक्सीन लगाइए और फिर वो बूस्टर या फॉलो अप जो सेकेंड डोज की है उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो हमें बहुत जरूरी है कि इस तरह के कोई हम अपने प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करें, ताकि जब तक हम अच्छे खासे वर्ग को हम वैक्सीनेट नहीं कर लेते, नेक्स्ट पैंडेमिक का जो वेव है वो इनएविटेबल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो भी वैक्सीन मिले आप वैक्सीनेट कराइए बिना साइड इफेक्ट के डर के। डॉक्टर मेघना, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी पैदा होगी इससे। अब तो बहुत सारी वैक्सीन आ गई है ना, अब लोगों को ये लगेगा हम ये लगा रहे हैं, अब ये सिंगल डोज है, फिर ये भी अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, अवेलेबल तो जरूर होना चाहिए। जो सारे पैनलिस्ट ने कहा उसमें मैं एग्री करती हूँ। सिंगल डोज का इफेक्ट ये है कि जिस पॉपुलेशन को वैक्सीन सेंटर पे रीच करना या जहाँ पे पेरिफेरल एरियाज में ऐसी चीजें करवाना, उसमें दिक्कत होती है, वहाँ पे सिंगल डोज इज रियली अ बून। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी स्टडीज आ रहे हैं अभी बच्चों के लिए, जैसे जाइडस कैडिला का था, मोर देन 12 इयर्स के लिए है। तो ऐसे अगर सिंगल डोज वैक्सीन अगर बच्चों के लिए क्योंकि आप तो पीडियाट्रिशियन हो जाए, यस स्पेशली, सो आई विल ऑलवेज लाइक टू टॉक अबाउट इट। क्योंकि अभी जो रिसेंट सीरो सर्वे है उसमें बताया गया है कि 65% ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑलरेडी अफेक्टेड। पर ये सारे जो स्टडीज हैं डेटा, ये 6 to 9 years या 6 years एंड अबाउ इसमें है। तो एडल्ट पॉपुलेशन के साथ साथ बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, हमने खुद ने देखे भी हैं, बट लेस देन 6 years में आपका कोई स्टडी है नहीं। तो दिस पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल। एज पर द सीरो सर्वे 1/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी सीरो कन्वर्टेड नहीं है।
तो ऐसी जगह पे अगर इतना इफेक्टिव वैक्सीन है, सिंगल डोज में है, आपको एफिकेसी भी से 2 वीक्स में वो बता रहे हैं, कुछ हद तक मिलती है, तो दैट विल बी रियली गुड टू स्पीड अप द सीरो कन्वर्शन रेट ओवरऑल पॉपुलेशन का। कि डेल्टा अपने पास अभी ऑलरेडी 60% केसेस के लिए इम्पोर्टेंट रहा है एज अ मेन फैक्टर। तो बची हुई पॉपुलेशन को दोबारा डेल्टा इतना जल्दी अफेक्ट करेगा, ये चांसेस थोड़े कम ही है, मतलब इट विल बी अ वीकर वेव पॉसिबली, है ना। तो इन दैट केस अगर हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम थोड़ा स्पीड अप कर पाए विद अ सिंगल डोज, तो पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड, फोर्थ और सब्सिक्वेंट वेव्स आर वो वैसे भी कम हो जाते हैं। तो मैं कहूंगी इस पे और रिसर्च आ जाए और बच्चों के लिए और रिसर्च आ जाए, तो इट विल बी रियली ग्रेट। डॉक्टर समीर भाटी, लास्ट वीक तो आप थे चर्चा में जब डॉक्टर माहेश्वरी ने ये कहा था कि हमने जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, अब उनके अंदर एंटीबॉडीज कम हो रही है, यानी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सभी को वैक्सीनेटेड कर दें। तो ये तो अगर सिंगल डोज आती है तो स्पीड अप होगा हमारा वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, स्पीड अप होने के साथ साथ जिस तरह से हम बात करें कि अभी हमारे कुछ राज्यों में, केरला में, महाराष्ट्र में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे लिए अभी जो है लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो भी वेव आती है वो डेल्टा मतलब वेरिएंट ड्रीवन होती है। तो कोई इस तरह का वेरिएंट नई तरह से म्यूटेट करके जो है नई वेव को लाने का कारण बन सकता है। डेल्टा ड्रीवन तो नहीं होगी, कम चांसेस है, बट नया वेरिएंट म्यूटेट कोई घूम रहा, उसके चांसेस काफी ज्यादा। तो इसलिए अभी हमारा जो है मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा जनता जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए, और उसमें ये जो हमारी वैक्सीन आई है ये काफी, इससे हमें सहयोग मिलेगा। डॉक्टर नीरज, अब मंजूरी इसको दी गई है, कब तक आम लोगों तक भी ये पहुंच पाएगी? मतलब कब तक जॉनसन एंड जॉनसन की अगर कोई सिंगल डोज लेना चाहता है तो ले पाएगा? डॉक्टर नीरज, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा सर। मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। डॉक्टर तनुज सर, कब तक लग पाएगी अब ये जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज? अगर अवेलेबिलिटी हो जाती है तो इट कैन बी स्टार्टेड, इसका रोल ओवर इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आप पहले कह रहे हैं, एडवांटेज तो इसका ये है ही कि सिंगल डोज है, और जैसे डॉक्टर नीरज मिश्र ने बहुत करेक्टली कहा, इससे हमारे को वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं बढ़नी चाहिए। मेजॉरिटी पॉपुलेशन में इट इज हाईली इफेक्टिव, और जो चांस है किसी एडवर्स इवेंट का, वो एक एक्सीडेंट के इक्विवेलेंट का चांस है। तो सिर्फ उसको आई रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि हमारे को आइडेंटिफाई हो पाए। देखिए, वायरस भी नया है, हमारी रिसर्च भी नई है, बट दिस पैंडेमिक हैज taught us to be realistic. Let us be realistic. हमारी प्रायर वैक्सीन स्ट्रैटेजी में जो इंटर डोज ड्यूरेशन थी वो बाद में बढ़ाई गई, क्योंकि हमने उससे सीखा। तो हमारे को सब चीज डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर तनुज। डॉक्टर नीरज, अगर अब मेरी आवाज सर आप तक पहुंच पा रही है, मैं कह रही हूँ कि अभी तो थर्ड वेव भी सामने है और एक लार्ज पॉपुलेशन हमारे सामने है जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ऐसे तो ये सिंगल डोज बहुत अच्छी है। मतलब बाकी चीजों पर अगर हम बाकी वैक्सीन पर जोर लगा रहे हैं तो इस पर क्यों ना लगा दें? नहीं, बिल्कुल, और आई एम श्योर कि इसी रीजन से इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, एंड आई एम श्योर ये जल्दी से हमारे मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि जो हम अगले वेव के बारे में बात कर रहे हैं उसमें प्रिवेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित होगा। जो कि हमने देखा है कि अभी पिछले जो भी वैक्सीन हैं उनमें भी जो वैक्सीनेटेड लोग में सिवियरिटी ऑफ डिजीज हमेशा कम रही है, जो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी सेकेंड वेव में देखा। तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जल्दी से अवेलेबल हो जाए और जनरल पब्लिक के यूज में आए, एंड मैक्सिमम लोगों को इससे हम वैक्सीनेट कर पाए, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीरज आपका, डॉक्टर मेघना आपका, तनुज भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समीर भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर एन के गांगुली हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी चर्चा में शामिल